तो हम पढ़ रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर, जिसकी हमने एक टाइमलाइन पढ़ ली थी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी और कहाँ तक इसकी बात पहुँची थी। उसके आगे जब हम ये पढ़ रहे थे कि इंदिरा गांधी नेहरू केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही रूल को रीअश्योर किया था, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने 39th संशोधन अधिनियम 1975 के थ्रू एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। ठीक है, यानी कि अगर कोई केस पीएम का है या फिर स्पीकर का है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का है, उसके इलेक्शन से रिलेटेड कोई किसी भी तरह का मैटर है, तो उससे कोई भी कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है। कोर्ट को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया था यहाँ पर इस संशोधन के थ्रू। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस अधिनियम को इनवैलिडेट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है। कोर्ट तो इंटरवीन करेगा ही अगर ऐसा कोई मामला आता है, तो ये संविधान की एक मूल संरचना के अंतर्गत आता है। आप प्राइम मिनिस्टर को या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को उससे दूर नहीं कर सकते, कोर्ट की नज़रों से दूर नहीं कर सकते इन मामलों में। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले में पुनः पुष्टि की गई थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39th संशोधन अधिनियम के एक प्रावधान को रद्द किया था, जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति से बाहर है, क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे को चोट करता है। ठीक है, पुनः न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया ने संसद के 42वें संशोधन अधिनियम का पारित कर दिया गया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी भी अधिकार पर, चाहे वो मौलिक अधिकार के उल्लंघन हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 में जो आया, उसमें क्या कहा गया? उसमें उन्होंने कह दिया था कि संसद के पास जो अमेंडमेंट की पावर है वो लिमिटलेस है। संसद की विधायी शक्तियों को कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब उन्होंने ये तक कह दिया इस संशोधन से कि अगर हम किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं तो उसको कोई भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उसको लेकर के कोर्ट पहुंचा नहीं जा सकता है, कोर्ट इंटरवीन भी नहीं कर सकता है। लेकिन मिनर्वा मिल केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान को अमान्य कर दिया था, उन्होंने इसको इनवैलिडेट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू मूल संरचना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ये नॉर्मल सी कहानी हो गई थी। और उसको ये आप बाद में पढ़ सकते हैं कि बामन राव केस 1981 में भी न्यायालय ने मूल संरक्षण के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया था कि 24 अप्रैल 1973 यानी जिस दिन केशव नंद भारती केस आया था, उसके बाद से अधिनियम संविधान संशोधन पर लागू होगा। ठीक है, उसके बाद से किए गए सारे भी संशोधन पर ये लागू होगा।
अब ये देख लेते कि इतने सालों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आखिर मूल संरचना किस किस प्रावधानों को माना गया है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति में यह एक संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित ना हो, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक लिमिट है और लिमिट के अंदर ही ऐसे अमेंडमेंट संशोधन किए जा सकते हैं। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन कौन से हैं। अभी उन्होंने अपने सारे ही इसके जितने भी घटक हैं वो नहीं बताए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं ये अभी उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। लेकिन विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित की मूल संरचना अथवा इसके तत्वों की पहचान की जा सकती है, जैसे कि संविधान। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, तो पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ही सर्वोपरि है, चाहे वो संसद हो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ही हिसाब से चलता है, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ही हिसाब से चलता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में सर्वोपरि है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरा है सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। ठीक है, गणराज्यात्मक, रिपब्लिक लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, और सार्वभौम मतलब सोवरेन, ये फीचर्स हैं। ठीक है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। कि धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर जो होता है, क्या सेकुलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। फिर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। फेडरल स्ट्रक्चर जो कि हमारे पॉलिटी का स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, संघीय स्वरूप वो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, जो कि एक केस में ऊपर हमने पढ़ा भी था। व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, ये कहते हैं कि हार्मोनी नहीं सॉरी इसको कहते हैं फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता, डिग्निटी, गरिमता। ठीक है, फिर संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंशियल कभी करने की कोशिश की जाए तो वो इनवैलिडेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है, पार्लियामेंट्री है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। फिर हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन। समत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, ठीक है, सीमित ही है, लिमिटलेस नहीं है। न्याय तथा प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत और आर्टिकल्स हैं 32, 136, 141, 142, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल लेकर के है। फिर ये कुछ स्टेट से रिलेटेड है, 226, 227। तो ये थी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन। आप ये जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर हैं इनको एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाइए। तो इसको अगर हम एक बार समराइज करें तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट जब हमने किया था 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अगेंस्ट एक शंकरी प्रसाद केस से शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद में गोलकनाथ केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अगेंस्ट 24th अमेंडमेंट एक्ट आया, और फिर फाइनली केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी। और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ वहाँ पर उसको डिफाइन नहीं किया गया था, तब सिर्फ एक बार बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और केशवानंद भारती केस की जो डेट थी वो क्या थी, 24 अप्रैल 1973।
तो उसके बाद से जितने भी रूलिंग्स आए उसमें सारा ये रूल अप्लाई किया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर वाला अप्लाई किया जाता है। इसलिए केशव नंद भारती केस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है। उसके बाद में इंदिरा गांधी नेहरू केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो रूलिंग दी थी उसको पुनः पुष्टि की थी, उसमें रीअश्योर किया था कि ये जो भी रूलिंग्स है ये कंटिन्यूड रहेगी। ठीक है। उसके बाद में 39th अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर को और लोकसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट की किसी भी कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की परव्यू से बाहर रख दिया गया था। ठीक है। तो किसको प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को किसी भी कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से दूर रखा गया था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था। कि ये प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है। और उसके बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया था कि संसद की विधायी शक्तियाँ की कोई सीमा नहीं होती है, वो लिमिटलेस होती है और वो कुछ भी कितने भी अमेंडमेंट्स करना चाहें, कहीं कितनी भी लिमिटेशन के पार हो वो कर सकते हैं, जिसको कि मिनर्वा मिल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया था। उन्होंने इसको इनवैलिडेट कर दिया था। इस पर्टिकुलर इस अधिनियम के इस प्रोविज़न को, इस पार्ट को उन्होंने इनवैलिडेट किया था। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने नहीं इनवैलिडेट किया था सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ इतना पार्ट किया था। और उसके बाद में ही जितने भी रूलिंग्स आई सुप्रीम कोर्ट के, उसके थ्रू कुछ इतने बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता चले जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। अगली वीडियो में हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।